नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। मैंने आपको समझाया था कि निर्देशांक क्या होते हैं, इस ज्यामिति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी जो है वो किस सूत्र से निकाली जाती है वो भी हमने पढ़ा था। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी किस प्रकार निकाली जाती है, मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है। और एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन हम किसे कहते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था इंट्रोडक्शन के अंदर। और उसी के साथ में दूरी सूत्र भी मैंने समझाया था आपको। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि दो बिंदु मुझे दे रखे हों और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड के मध्य में कोई तीसरा बिंदु आ जाता है, यानी उसी रेखाखंड के ऊपर। मध्य का मतलब बीच में, बिल्कुल बीच में होना जरूरी नहीं है। उसके ए से बी अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो रेखाखंड से निरूपित की गई है, उस रेखाखंड के ऊपर कहीं पर भी यदि कोई तीसरा बिंदु प्रदर्शित किया जाता है या आ जाता है तो वह तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को दो टुकड़ों में विभाजित कर देगा। यानी ए बी था और तीसरा बिंदु समझ लीजिए सी आ गया है, तो ए सी और बी सी दो टुकड़े हो गए हैं। ये ए सी और बी सी जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, वो रेशियो फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, यानी सेक्शन किए जा रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट के खंड किए जा रहे हैं, उन सेक्शन का रेशियो जो होगा वो फाइंड आउट करने का जो सूत्र है, उनको निकालने का जो सूत्र है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो विभाजन सूत्र बोला जाता है, ठीक है। तो हम पहले उसका डेरिवेशन देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स और वाई एक्सिस हो गए हमारे पास में। ये हमारा ओरिजिन, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। समझ लीजिए मेरे पास में कोई दो पॉइंट है, यहाँ मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और एक पॉइंट में ले लेता हूँ बी। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है मैंने, मिला दिया है। तो ये जो रेखाखंड ए बी है, इस ए बी पर एक पॉइंट सी आता है, ठीक है। इस ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मुझे पता है, दे रखे हों अगर आपको, x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट जो हो वो हो x2, y2, ठीक है। ये हमें गिवन। और एक पॉइंट सी जो कहीं पर इस रेखाखंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वो इस रेखाखंड को, इस लाइन सेगमेंट को किसी फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो हमें गिवन होगा, कहीं कहीं रेशियो गिवन होता है, कहीं कहीं इस सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हमें रेशियो पता है। अब देखो, एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो रेशियो है वो कैसे निकालने हैं। तो जो पॉइंट पहले से एग्जिस्ट थे, यानी कि ए और बी, और जो पॉइंट नया आया है, इस नए वाले पॉइंट की पहले से एग्जिस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, यानी कि पहले ए और बी दोनों ऑलरेडी थे, सी नया पॉइंट उनके बीच में इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, तो इस सी की डिस्टेंस पहले वाला पॉइंट ए और पहले वाले पॉइंट बी से जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों के बीच का रेशियो, इस तरह से रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये टोटल ए बी का रेशियो ए सी के साथ में नहीं है, इस तरह से नहीं है। जो नया पॉइंट सी आ रहा है, अब ये इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों ही कंडीशन में यही चीज लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी रेशियो बी सी हो गया। और मान लेते हैं हमें ये रेशियो दे रखा हो, जनरली आपके जो बुक में दे रखा है उसमें m1 रेशियो m2 कर रखा है, या m रेशियो n भी बोल सकते हैं, m रेशियो n कर सकते हैं, या कहीं कहीं m1 रेशियो m2 भी दे रखा है। तो मान लिया हमने कि ये रेशियो हमें ये वाला गिवन है। इसका मतलब AC और BC का जो रेशियो है वो हमें m रेशियो n गिवन है, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और समझा देता हूं कि जो चैप्टर आपका सिमिलरिटी है, 10th क्लास के लिए बात कर रहा हूं, सिमिलरिटी यानी कि समरूपता जो चैप्टर है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, then the ratio of their corresponding sides are always equal।
तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ये रूल हमारे पास में है, उसी रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे, यहाँ उस रूल को हम अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, लागू करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने देखा था, जब हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने ट्राइंगल का कौन सा रूल यूज किया था, पाइथागोरस यूज किया था। वैसे ही यहाँ पर भी त्रिभुज होगा, सेम उसी तरीके से हम त्रिभुज को बनाएंगे। देखिए जैसे ये बन रहा है, ये यहाँ आएगा, तो पिछले वीडियो में हमने देख रखा है, ये x1 होगा। मान लीजिए c के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं और मैंने मान लिया c के कोऑर्डिनेट x और y हैं। अब ये x की और y की वैल्यू जो होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, अगर मुझे ये इनकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी वो देखते हैं। ये यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो कितना होगा, x होगा, ठीक है, और ये x2, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर y एक्सिस पर लेता हूँ तो ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा ये y1 पर टच होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है ये आपका हो जाएगा y पर, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा y2, ठीक है। और इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक, इसी प्रकार मैं इसे भी एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। देखिए ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं और इतना आप समझते भी होंगे इतना, तो ये भी हो गया। इसे मैं नाम दे देता हूँ सी है मेरे पास, ये डी कर लेते हैं, और ये पॉइंट ई हो गया। अब देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन दोनों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो देखिए, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, इन ट्रायंगल्स AEC एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, इट मीन्स क्या हो गया, एंगल E इक्वल है एंगल T के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये CD और ये जो AE है, दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो BA है वो क्या होगी, इनकी ट्रांसवर्स होगी। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो ये ऐसे बन रहा है, ये और ये यहाँ से आ रहा है, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर देखूं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। वैसे कोई भी दो ट्रायंगल के अगर हम दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, क्योंकि टोटल सम हमेशा 180 होता है। तो दो जब इक्वल हो गए तो तीसरे का सम जो होगा, जब हम 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों के सम को, तो तीसरे का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। तो दोनों ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, और जब दोनों ही ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हो गए, यानी इसका A जो है वो इसके C के इक्वल है, इसका C जो है वो इसके B के इक्वल है, और ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि संगत कोण है, ठीक है। तो जब इस प्रकार हो रहा है तो ये दोनों ही त्रिभुज जो हो गए वो क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है कि उनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, AE अपॉन CD इक्वल होगा EC अपॉन DB इक्वल होगा AC अपॉन CB। इसमें से AC अपॉन CB या AC अपॉन BC का रेशियो हमें पता है, ये वाला रेशियो हमें गिवन है, कितना है, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, ठीक है। अब देखिए A से E की डिस्टेंस कितनी है, तो हमने कल देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि ये x है
और ये x1 है, तो टोटल x माइनस x1 जो होगा वो किसकी लेंथ आ गई है, AE की लेंथ आ गई है x माइनस x1। ऐसे ही CD की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x, CD इक्वल्स टू x2 माइनस x। और अगर मैं इनकी बात करूं CE जो है, तो यहाँ देखिए y माइनस y1, और BD जो है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक वीडियो में छोटी छोटी बारीकियां बताना स्टार्ट करूंगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और आप भी बोर महसूस करेंगे कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो अब देखिए AE अपॉन CD ये रहा, वो भी किसके इक्वल है, M1 अपॉन M2 के। ठीक है, मैंने आपको दोनों बताया था, मैंने कहा कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और CE अपॉन BD जो है ये भी किसके इक्वल है, M1 अपॉन M2 के हैं। तो दोनों को हम एक एक बार इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को एक एक बार हम इक्वल पुट कर लेंगे बारी बारी से, और जो रिजल्ट हमें मिलेंगे, क्योंकि देखिए एक बार जो है वो दोनों रेशियो x की फॉर्म में आ रहे हैं, और एक बार जो दोनों रेशियो हैं वो हमारे पास y की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन से एक से हमें x की वैल्यू मिलेगी और दूसरे से y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो x और y जो है टोटल 4 इक्वेशन मिलेंगे, उन दोनों से हम निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहला वाला रिलेशन ले लेता हूँ मैं, AE अपॉन CD इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। और सेकेंड रिलेशन हम मान लेते हैं CE अपॉन DB इक्वल हो गया M1 अपॉन M2। ठीक है, अब देखिए AE अपॉन CD ये रहा, कितना है देखिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये M2 मल्टीप्लाई होगा इनसे, यानी M2 इंटू x माइनस M2 इंटू x1 इक्वल्स टू M1 इंटू x2 माइनस M1 इंटू x। ठीक है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब दोनों कैसे लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं और इन दोनों को अलग तरफ ले लेते हैं। ये x वाली टर्म इधर आ जाएगी तो उधर नेगेटिव है, यहाँ आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि M1x प्लस M2x। ठीक है, अच्छा मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं देखिए इसको और इसको ले रहा हूँ और ये दोनों आपस में हो गई थी। ठीक है, तो ये वाली जब उधर जाएगी तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, M1x2 है, और ये उधर जाएगा तो देखिए क्या है, माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा M2x1। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, वो x मैंने कॉमन ले लिया, इस x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा M1 और यहाँ बचेगा M2। इक्वल में हमारे पास में क्या है, इक्वल में है हमारे पास में M1x2 प्लस M2x1। जब ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लाई वाला, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। और वो क्या आ रही है देखो, x इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये वैल्यू हो गई किसकी, x की, जो कि किसका कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है ना, उस पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट है जो AB लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा था। उस बिंदु C का x निर्देशांक है या भुज है जो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया है, इसी प्रकार से अगर मैं ये वाला सेकेंड वाला जो रिलेशन है इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या होगा, CE अपॉन DB ये रहा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू M1 अपॉन M2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए M2 इंटू y माइनस M2 y1 इक्वल्स क्या होगा, देखिए ये वापस ये y1 वाला ही टर्म है, ये इंटू होगा इससे M1 y2 माइनस
m1y। तो देखिए ये y वाला है और ये भी y वाला है, जबकि यहाँ y1 है y2 है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको साथ में ले लेते हैं। जब साथ में लेंगे तो ये उधर से इधर आ जाएगा, m1y प्लस m2y इक्वल्स टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी क्या है हमारे पास, m1y2 है, m1y2 है और ये इधर से आ जाएगा, तो m2y1 हो जाएगा। दोनों में से y कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ हमारे पास में m1 प्लस m2 बचेगा और इक्वल में जो है वो हमारे पास में क्या है, m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू y की हो गई, ये वैल्यू x की हो गई। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख लीजिए दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, जो रेशियो हमें गिवन था उनका सम है, और न्यूमरेटर भी लगभग सेम है। जब हम x फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों x यूज हो रहे हैं m1 m2 के साथ में, और जब हम y फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों y यूज हो रहे हैं m1 और m2 की जगह पर। यानी इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं इसका x और y फाइंड आउट करने के लिए। अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो x1 और x2 को यूज करूंगा मैं, अगर मुझे y फाइंड आउट करना है तो y1 और y2 को यूज लूंगा, ठीक है। अब देखिए जब y2 को यूज ले रहा हूं तो उसका मल्टीप्लाई जो है वो किससे हो रहा है, m1 से हो रहा है, यानी 2 × 1 ऐसा हो रहा है। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। जब मैं y1 को यूज कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, m2 से हो रहा है। यही चीज यहाँ x के साथ में हो रही है। तो यानी जब आप m1 ले रहे हो तो x2 हो जाएगा, और x2 ले रहे हो तो m2 ले रहे हो तो x1 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इंटरनली डिवीजन का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट C है वो A और B के बीच का ये जो पार्ट है इसमें कहीं पर भी आ रहा है, कहीं पर भी आ सकता है। अगर ये मिड पॉइंट होता, बिल्कुल बीच में होता, तो आपको पता है रेशियो दोनों का हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल होते तो रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। यानी m1 और m2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1:1। तो यहाँ मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 से इंटू करेंगे तो x2 ही रहेगा, 1 से इंटू करेंगे तो x1 ही रहेगा, यानी x1 प्लस x2 और m1 प्लस m2, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी मिड पॉइंट अगर किसी का निकालना हो, किसी लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट निकालना हो, बिल्कुल बीच वाला बिंदु निकालना हो, तो x कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मिड पॉइंट का x आ जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कीजिए और उनको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, उस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखने लायक बात क्या है, सीधा अच्छा ये मैं कह रहा था कि ये इंटरनली है। इंटरनली का मतलब इसके बीच में कहीं आ रखा है, तो वो इस लाइन सेगमेंट को अंदर, इसके खुद के अंदर 2 पार्ट डिवाइड कर रहा है। यही चीज आपको एक्सटर्नली डिवीजन भी पूछ सकता है, यानी बाहर की तरफ। एनसीईआरटी या सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास के लिए है, और अगर आप आरबीएसई हैं जो इस साल लास्ट है, उसके बाद में दोबारा कब आएगी पता नहीं है, लेकिन उनके भी एनसीईआरटी हो रहा है, तो लास्ट जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि उनके इस साल पोर्शन से है नहीं है, कोरोना की वजह से निकाल दिया गया है। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि अगर ये ए बी दे रखा है तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला सी जो है वो इस ए बी लाइन पर होगा, इस लाइन सेगमेंट के बीच में ना होकर के कहीं यहां आ गया सी। तो x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ये वो 2 पॉइंट्स हैं जिनकी लाइन सेगमेंट बना रही थी, और सी जो है वो इनको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो फिर वापस देखिए रेशियो अभी भी वही रहेगा। क्या रेशियो रहेगा, AC रेशियो BC। क्यों, क्योंकि नया पॉइंट जो आया वहां से, तो यानी इसकी लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि AC रेशियो BC ही रहेगा, यानी नया वाले पॉइंट से ही हमेशा हम चेक करेंगे, ठीक है। और ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। तो इसके लिए m1 के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, x2 या y2 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान रहना, अगर ये a इधर होता, c अगर c मान लो ये d होता, तो यहाँ BD रेशियो AD होता, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप m1 इसको ले रहे हो तो ये मल्टीप्लाई होता किससे, a से मल्टीप्लाई होता, क्योंकि b से लेंथ आ रही, तो जहां से लेंथ आ रही है उसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है कि ये जो पॉजिटिव साइन है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बस इतना सा ही चेंज है। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूला, या हम कह सकते हैं विभाजन सूत्र, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी के साथ में हमने देखा कि मिड पॉइंट का जो अगर हमें निकालना हो
कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा है। इसी को मैं शॉर्ट में एक बार दोबारा से लिख देता हूँ ताकि ये जो इतना सारा कुछ लिखा था आप वीडियो पॉज करके भी आराम से धीरे धीरे स्टेप्स को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं धीरे धीरे बताऊं। इफ 2 पॉइंट्स और वी कैन से दैट इफ ए पॉइंट सी x, y, जिसको हमें पता नहीं है कि x और y कितना है, ठीक है, डिवाइड्स a line segment joining 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 in ratio m1 ratio m2 इंटरनली। अगर आप 10th NCERT या CBSE पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ रेशियो दे रखा होगा, इंटरनली देगा नहीं, क्योंकि 11th में एक्सटर्नली है, ठीक है। तो देन तो क्या होगा, C जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, y जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, C x की वैल्यू क्या रहेगी, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू किसकी हो गई, x कोऑर्डिनेट की। कॉमा ये साथ में नहीं है, ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ऐड हो रहे हैं, यहाँ कॉमा लग रहा है, इसका मतलब x के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है और y के करस्पॉन्डिंग अब जो वैल्यू लिखी जाएगी, यानी क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कभी कभी आपको ये दोनों वैल्यू दे रखी होती है, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन होती है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता होते हैं और आपको पूछ लेता है कि रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तब भी हम यही करेंगे। आप पहले गिवन लिख दीजिए, b1 x1 a1 x1 x2 y1 y2 m1 m2 या xy जो भी है वो गिवन लिख दिया और जो फाइंड आउट करना वो लिख दिया। फिर आप ये फॉर्मूला लिखिए और जब रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो या तो x वाला ले लीजिए या y वाला ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक आप लेकर के और फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी m1 और m2 की, वहाँ से आप लीनियर पेयर ऑफ टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंगल से भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप उनको करोगे तो लास्ट में आपको समझ लीजिए इस तरह से मिल गया 3m1 = 5m2। तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है m1 m2, तो क्या करोगे, ये m2 को इधर ले आओगे यानी m1 अपॉन m2 हो गया और ये 3 उधर चला जाएगा यानी 5/3 हो गया। तो m1 रेशियो m2 ही तो आया, ये 5/3। तो किसी एक वैल्यू को आप ले लीजिएगा, चाहे ये ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, और दोनों में से किसी एक से आपको इस तरह से रिलेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है x और y की वैल्यू क्या है, आपको पता है x2 और x1 की वैल्यू क्या है, वो आप पुट कर दीजिए। जब यहाँ पुट कर दोगे तो m1 और m2 बचेगा, यहाँ भी m1 m2 बचेगा और यहाँ पर आपको x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो ये और ये दोनों को इक्वल रख करके आपको इस तरह से मिलेगा। और उसको जब उनको जब आप सॉल्व करोगे तो कुल मिला के इस तरह से मिलेगा और वहाँ से आप m1 m2 की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो कभी कभी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये हो गया इंटरनल के लिए। और अगर इफ C इज मिड पॉइंट, अगर C जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना, हिंदी में बात करें तो ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया वो आपका, यदि पॉइंट C जो है x, y किसी रेखाखंड जो a x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने से बन रहा है, उसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, तो उसके लिए सूत्र हमारा ये हो जाएगा C के निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला आया था, CXY क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उसका हाफ करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से आपको कई बार क्या करता है, वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता है कि भाई 2 पॉइंट फाइंड आउट करो जो AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह से। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले आप BC ले लीजिए, AC ले लीजिए, तो ये तो 1 हो गया और इधर वाला रेशियो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2, तो 1:2। तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1:2। वहाँ से आप C फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपको C मिल जाएगा तो C और B के लिए D क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए वहाँ पर C और B के लिए, तो आपको D के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में कर देता है, ठीक है। तो ऐसे आपको
अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 पार्ट में हो सकता है, 4 में, तो वहाँ आप अंदाज लगा सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई भी एक दो पेयर साथ में कर लेंगे तो 2:2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से 1:2 करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नली हो, इंटरनली की जगह अगर क्या हो जाता है, एक्सटर्नली हो जाता है, तो एक्सटर्नली के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यही है। उसमें मिड पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा बीच में ही रहता है, तो मिड पॉइंट के लिए तो यही रहेगा। एक्सटर्नली होगा तो इनकी दोनों की जगह साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से ये आपका सेक्शन फार्मूला जो है वो हो जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास तक का है वो कंप्लीट हो जाता है, और आई थिंक मेरे हिसाब से 11th क्लास तक का भी कंप्लीट हो जाता है। फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है इससे आगे। तो बने रहिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।